हम प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे उससे पहले ये सारी चीजें, जो शब्द क्या है वो नहीं पता है, शब्द नहीं पता है तो हमें वर्ण नहीं पता है, वर्ण नहीं पता है हमें भाषा नहीं पता, तो वो हम शुरू से हम समझे कि क्या है। यहाँ शब्द तक पहुंचने से पहले हम भाषा से शुरू करते हैं, क्या ना। भाषा, भाषा क्या है? संप्रेषण का साधन यह है, सबसे श्रेष्ठ महान भावों और विचारों का होता आदान प्रदान। यानी संप्रेषण यानी बोलना और ग्रहण करना। तो संप्रेषण आदान प्रदान ये जो है, ये एक दूसरे के विचारों को देने, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार अपने समझने में सबसे श्रेष्ठ और महान होता है। भावों और विचारों का इसमें आदान प्रदान होता है। तो क्या होगी परिभाषा भाषा की? भावों और विचारों के आदान प्रदान के सशक्त माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब उसके बाद वर्ण, भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बाद शब्द। शब्द देखिए कैसे क्या है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक समूह का क्या मतलब है? जैसे चाय, ये तो शब्द है ना, लेकिन वाय शब्द नहीं है, इसलिए सार्थक कहा है। उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वाय का कोई अर्थ नहीं, जबकि हम चाय के साथ चाय वाय बोलते हैं, इसलिए यह परिभाषा है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्द यानी कि जैसे कि आप समझे, जैसे ये शब्द है, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे चाय, गमला, डाल, दिया, ये शब्द है। जबकि मैं लिखूं चाय गमले में डाल दो, देखिए एक वाक्य बन गया। तो शब्दों के साथ ये भी समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, अलग अलग है। लेकिन ये भी समूह है, लेकिन इसका अर्थ है कि कोई कह रहा है कि चाय को गमले में डाल दो। तो ये है इस परिभाषा का मतलब कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और पद, जब शब्द का प्रयोग, देखिए जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहते हैं। शब्द का प्रयोग वाक्य में होने का मतलब, ये देखिए यहाँ से समझिए। जैसे ये है, ये शब्द है, लेकिन जब ये यहाँ प्रयोग हो गया वाक्य में तो ये बन गया पद। ये क्या बन गया? पद। ये यहाँ पर क्या था? शब्द। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहते हैं। समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, है ना, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए कैसे बताया है। उपसर्ग मूल शब्द, नया शब्द। अब क्या बोल रहा है परिभाषा के अनुसार? जो शब्द के आगे जुड़ता है। ये देखिए ये शब्द है, नया शब्द, देखिए ये नया शब्द लिखा हुआ है ना, और ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। ठीक है, तो नया ये शब्द क्या बना? अभिशाप। हमारी परिभाषा क्या है? ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में, देखिए ये शब्द है मूल शब्द, इसके आरंभ में यानी पहले जुड़कर नया कौन सा शब्द बनाया? अभिशाप। ये देखिए मूल शब्द, और उसके आगे जुड़ के ये जुड़ा, ये उपसर्ग, और क्या बना? निवास, है ना। उसी तरह से देखिए निवास दिख रहा है। इसके बाद देखिए सु, देखो शील शब्द है, उसके आगे सु शब्द जुड़ा, क्या बना? सुशील, है ना। उसी तरह वेदना शब्द है, उसके आगे सम उपसर्ग जुड़ा, क्या बना? संवेदना। मति शब्द है, उसके आगे कु उपसर्ग जुड़ा और क्या बना? कुमति। देख रहे हैं ना? देखिए, अब देखिए
प्रति, देखिए रूप शब्द है, उसके आगे प्रति जुड़ा, उपसर्ग जुड़ा, तो क्या बना शब्द? प्रतिरूप। बल शब्द है, उसके आगे प्र जुड़ा, प्र उपसर्ग जुड़ा, आगे बना शब्द प्रबल। वन शब्द है, उसके आगे शब्दांश उप जुड़ा, तो क्या बना? उपवन। मान शब्द है, उसके आगे शब्दांश उपसर्ग अप जुड़ा, अपमान। ठीक है। और यश शब्द है, उसके आगे उपसर्ग अप जुड़ा, अपयश। इस तरह से देखिए ये उपसर्ग होता है। अब हम प्रत्यय के बारे में जाने। देखिए कि प्रत्यय है, अब इसकी परिभाषा देखिए प्रत्यय की क्या है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। पहले वाला हम जो देखे थे उपसर्ग, वो क्या था? अब देखिए, अब देखिए ये प्रत्यय का है, उसको प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। इससे पहले हमने शब्द के आगे जुड़ने वाले को हम उपसर्ग कहते थे। अब शब्द के जो बाद में जुड़ता है उसे उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये, अब लिखा मैंने, देखिए जैसे मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द। मूल शब्द क्या है? सूंघ, है ना। उसमें प्रत्यय जो अंत में जुड़ रहा है वो नी, उससे नया शब्द बना सूंघनी। छल मूल शब्द हो गया, उसके अंत में दूसरा शब्द जुड़ा आवा, तो अब बना नया शब्द छलावा। अर्थ मूल शब्द है, इसके में इक प्रत्यय जुड़ा आर्थिक। धर्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय जुड़ा, तो क्या बन गया? धार्मिक। ये देखिए धार्मिक। ठीक है। कड़वा मूल शब्द है, उसके प्रत्यय पीछे जुड़ा आहट, कड़वाहट। सोना मूल शब्द है, इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा आर, सुनार। समझ में आ रहा है? इसी तरह से और देखिए, अब देखिए दुकान मूल शब्द है, इसके पीछे प्रत्यय दार जुड़ा दुकानदार। ईमान मूल शब्द है और इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा दार, ईमानदार। कोच मूल शब्द है, इसके पीछे प्रत्यय वान जुड़ा कोचवान। जादू मूल शब्द है, इसके पीछे गर जुड़ा जादूगर। मोटा मूल शब्द है, इसके पीछे पा प्रत्यय जुड़ा मोटापा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से जो पीछे जुड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मूर्ति मूल शब्द है, कार प्रत्यय है मूर्तिकार। भूख मूल शब्द है, आ प्रत्यय है भूखा। प्यास मूल शब्द है, आ प्रत्यय है प्यासा। तो ये है उपसर्ग और प्रत्यय। इसका ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, आपको ये पता नहीं रहता है। और इससे क्या है कि बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए हमको समस्या होती है। तो इस उदाहरण को देखकर मुझे ये विश्वास है कि आप इसको समझ जाएंगे और आपको इसको लिखने में, प्रश्न से संबंधित प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।